दोस्तों, हमारे सौरमंडल के निर्माण की शुरुआत आज से करीब 4.5 बिलियन सालों पहले एक विशाल गैस और डस्ट के बादल में शुरू हुए हलचल की वजह से हुई थी। इस दौरान हमारे सौरमंडल में एक विशाल तारे, 8 ग्रहों, 5 ड्रव प्लैनेट्स, 200 से ज्यादा मून्स, लाखों की संख्या में विशाल एस्ट्रॉयड और अनगिनत छोटे छोटे सोलर बॉडीज का निर्माण हुआ। नेपच्यून ग्रह हमारे सौरमंडल के सबसे आखिरी में मौजूद प्लेनेट है, जिससे आगे जाने पर हमें ड्रव प्लेनेट प्लूटो नजर आएगा। आमतौर पर हमें लगता है कि प्लूटो हमारे इस सौरमंडल का अंत है, जिसके परे केवल छोटे छोटे आइस बॉडीज और कॉमेट्स के अलावा कुछ और मौजूद नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लूटो से परे भी कुपिटर बेल्ट में कई विशाल ड्रव प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स मौजूद है, जिनमें सेंडा, इरिस, हुमिया, गोंगेंग और मेकमेकिया प्रमुख है। ये ड्रव प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स बेहद ही अनोखे और अजीबोगरीब है, जिन्होंने वैज्ञानिकों को हैरत में डाला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक अनोखी यात्रा पर, जहां हम प्लूटो से परे मौजूद एक अनदेखे और अनछुई दुनिया की सैर करेंगे। हमारे सौरमंडल के सबसे आखिरी में मौजूद नेपच्यून ग्रह से परे एक अनदेखी दुनिया मौजूद है, जिसके बारे में हमारी जानकारी बेहद ही कम है। नेपच्यून ग्रह से परे मौजूद इस रेगन को कुपिटर बेल्ट के नाम से जाना जाता है, जहां लाखों की संख्या में आइस बॉडीज, कॉमेट्स और कुछ विशाल ड्रव प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स मौजूद है। माना जाता है कि कुपिर बेल्ट का निर्माण आज से करीब 4.5 बिलियन सालों पहले हमारे सौरमंडल के फॉर्मेशन के बाद रचे हुए मटेरियल से हुआ था। नेपच्यून ग्रह और दूसरे ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इन आइस बॉडीज और कॉमेट्स से किसी विशाल प्लैनेट्स का निर्माण नहीं हो सका। इनमें से कुछ विशाल ड्रव प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स बन गए, तो कुछ आइस बॉडीज और कॉमेट्स ऐसे ही हमारे सूर्य का चक्कर लगाने लगे। पर सौरमंडल के निर्माण के समय कुपिटर बेल्ट में मौजूद ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स दूसरे विशाल ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण या तो हमारे सौरमंडल के सबसे बाहरी रेगियन ओर्ट कोल्ड में बस गए, या फिर हमेशा के लिए सौरमंडल को छोड़कर चले गए। कुपिटर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट को कुपिटर बेल्ट ऑब्जेक्ट या फिर ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। कुपिटर बेल्ट को हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल स्ट्रक्चर में से एक माना जाता है, जो कि कई बिलियन किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आमतौर पर कुपिटर बेल्ट को मुख्य रूप से प्लूटो की वजह से जाना जाता है, जो कि कभी हमारे सौरमंडल का 9th प्लेनेट हुआ करता था। पर कुपिटर बेल्ट में प्लूटो से परे भी इरेस, हुमिया, मेकमेकिया, सेडिना और गेगोन जैसे विशाल सोलर बॉडीज मौजूद है। ये ऑब्जेक्ट्स काफी अजीबोगरीब और रोमांचक है, जिन्होंने अपने खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों को हैरत में डाला हुआ है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम अपने इस अनोखे अनदेखे सफर की शुरुआत हमारे सौरमंडल के आउटर एज में मौजूद ड्रव प्लैनेट प्लूटो से करेंगे। प्लूटो कुपिटर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा और सबसे चमकीला ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारे सूर्य से करीब 39 AU की दूरी पर मौजूद है। प्लूटो को हमारे सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में 268 ईयर्स का समय लग जाता है। प्लूटो से कुछ दूर आगे जाने पर हमें हुमिया नामक ड्रव प्लैनेट नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 43 AU की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूर्य की रोशनी को इस ड्रव प्लैनेट तक पहुंचने में करीब 6 घंटे का समय लग जाता है। हुमिया कुपिटर बेल्ट में मौजूद तीसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 620 किलोमीटर है। अन्य सोलर बॉडीज से विपरीत इस ड्रव प्लैनेट्स का आकार सेपेरने होकर ओवल अंडाकार है। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कुपिटर बेल्ट में मौजूद एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपने रिंग सिस्टम मौजूद है। इस ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट के 2 अननोन मून्स मौजूद है।
यह हमारे सौरमंडल में मौजूद फास्टेस्ट रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, जो कि अपनी दूरी पर घूमने के लिए केवल 4 घंटों का समय लेता है। वहीं इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में करीब 285 अर्थ ईयर का समय लगता है। अपने इन्हीं खूबियों की वजह से इस सौरमंडल का सबसे अजीबोगरीब ड्वार्फ प्लेनेट माना जाता है, जिसे अपनी खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों को हैरत में डाला हुआ है। वहीं अगर इसके स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि हुमिया का इनर स्ट्रक्चर रॉक से बना हुआ है, जिस पर विशाल आइस की कोटिंग मौजूद है। हुमिया से कुछ दूर आगे जाने पर हमें एक और ड्वार्फ प्लेनेट मैकमेकिया नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 48.8 AU की दूरी पर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि सनलाइट को इस ड्वार्फ प्लेनेट तक पहुंचने में 6 घंटे और 20 मिनट का समय लग जाता है। मैकमेकिया कुपिटर बेल्ट में मौजूद चौथा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट, जिसका रेडियस करीब 315 किलोमीटर है। मैकमेकिया प्लूटो के बाद हमारे कुपिटर बेल्ट में मौजूद दूसरा सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है। इसे अपनी दूरी पर एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 22 घंटे का समय लग जाता है। वहीं इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 305 अर्थ ईयर का समय लग जाता है। मैकमेकिया का एक प्रोविजनल यानी अनफॉर्म्ड मून मौजूद है, जिसे अभी तक पूरी तरह कंफर्म नहीं किया गया है। वहीं अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट की, तो इसका सरफेस काफी हद तक रेडियस और ब्रोविस है। वैज्ञानिकों इसके सरफेस में फ्रोजन, मीथेन, इथेन और नाइट्रोजन आइस के सबूत भी मिले हैं। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इस ड्वार्फ प्लेनेट में एक बेहद ही थिन एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है, जो कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना हुआ है। अगले ड्वार्फ प्लेनेट तक पहुंचने के लिए हमें कुपिटर बेल्ट के आउटडोर इग में प्रवेश करना पड़ेगा, जिसे स्कैटर्ड डिस्क के नाम से जाना जाता है। स्कैटर्ड डिस्क 50 AU से लेकर करीब 1000 AU तक फैला हुआ है, जिसमें सेडना, इरिस और गगोंग जैसे ड्वार्फ प्लेनेट और माइनर प्लेनेट मौजूद है। मैकमेकिया से एक लंबी दूरी तय करने पर हमें गगोंग नामक एक माइनर प्लेनेट नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 67.5 AU की दूरी पर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि सनलाइट को भी इस माइनर प्लेनेट तक पहुंचने में करीब 9 घंटों का समय लग जाता है। यह हमारे कुपिटर बेल्ट में मौजूद 5वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 615 किलोमीटर है। इसे अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में करीब 22 घंटों का समय लगता है। वहीं इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में करीब 554 अर्थ ईयर का समय लग जाता है। इस माइनर प्लेनेट की खोज 2007 में हुई थी, पर इसे अपना ये नाम 2019 में चाइनीज वाटर गॉड के नाम पर मिला। अभी तक वैज्ञानिकों को गगोंग के ऑर्बिट में मौजूद एकमात्र अननोन मून का पता चला है। वहीं अगर हम बात करें इसके एटमॉस्फेयर और सरफेस की, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके सरफेस का कलर इसमें मौजूद थोइलेंस नामक कंपाउंड के कारण रेड हो सकता है। वहीं अगर कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ एक थिन मीथेन रिच एटमॉस्फेयर भी मौजूद हो सकता है। गगोंग से कुछ दूरी तय करने पर हमें सौरमंडल का आखिरी ड्वार्फ प्लेनेट इरिस नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 68 AU की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूर्य की रोशनी को इस ड्वार्फ प्लेनेट तक पहुंचने में 9 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। ये प्लूटो के बाद कुपिटर बेल्ट में मौजूद दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 1163 किलोमीटर है। इसे अपनी दूरी पर घूमने में करीब 26 घंटों का समय लग जाता है। वहीं इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 557 अर्थ ईयर का समय लग जाता है। इसकी खोज 2005 में की गई थी और इसे 2006 में कंफर्म कर दिया गया था। इस ड्वार्फ प्लेनेट का केवल एक कंफर्म्ड मून मौजूद है। वहीं अगर हम इसके सरफेस और एटमॉस्फेयर की बात करें, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका सरफेस काफी हद तक प्लूटो के सरफेस की तरह ही रोकी और आइसी हो सकता है।
वहीं सूर्य से काफी दूर मौजूद होने के कारण इसके पास कोई एटमॉस्फेयर होने की संभावना बेहद ही कम है, क्योंकि बेहद ही कम तापमान होने के कारण इसका ज्यादातर एटमॉस्फेयर फ्रीज होकर कल्पेश हो जाता है। हमारे आखिरी ड्रव प्लेनेट इरिस से एक लंबी दूरी तय करने पर हमें हमारे सूर्य से सबसे दूर मौजूद ऑब्जेक्ट में से एक सेडना नजर आएगा। यह एक बेहद ही अजीबोगरीब एलिप्टिक ऑर्बिट हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से यह सबसे पास की स्थिति में हमारे सूर्य से 76 AU और वहीं सबसे दूर की स्थिति में हमारे सूर्य से करीब 480 AU तक दूर चला जाता है, जो कि काफी ज्यादा है। इसे अपने ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करने में मात्र 10 घंटों का समय लगता है। वहीं इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 10,500 सालों का समय लग जाता है, जिसकी वजह से इसे हमारे सौरमंडल में खोजा गया सबसे दूर मौजूद माइनर प्लेनेट माना जाता है। ये माइनर प्लेनेट हमारे सूर्य से इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह असल में ओट कोल्ड का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसका रेडियस करीब 500 किलोमीटर है, जो कि इसे कुपिटर बेल्ट का 7वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट बनाता है। वहीं अगर हम इसके सरफेस और इन्वायरमेंट की बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार इसका सरफेस मीथेन, नाइट्रोजन और वाटर आइस से बना हुआ है, जो कि लाल नजर आता है। इसके सरफेस का तापमान -240 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे में यहाँ कोई एक्टिविटी एटमॉस्फेयर पर होने की संभावना काफी कम है। दोस्तों, आपको प्लूटो से परे मौजूद इन माइस्ट्रोइड और अजीबोगरीब माइनर प्लेनेट और ड्रॉप प्लैनेट्स के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।